दोस्तों नमस्कार। एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए जो 10वीं यूनिट है सिलेबस में, उसमें विभिन्न आयोगों के बारे में पढ़ना है और उससे काफ़ी अधिक प्रश्न आने की संभावना है। उसी कड़ी में आज हम भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डिटेल में देखेंगे ताकि इससे संबंधित समस्त प्रश्नों को इस वीडियो में कवर किया जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग का मुख्य जो काम है वो स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराना है। अब किनका चुनाव कराता है, संविधान के किन किन भागों में है और इनसे संबंधित समस्त जानकारियाँ शुरू करें। तो सबसे पहले जैसे हम जानते हैं कि चूँकि यह संवैधानिक आयोग है और जब संवैधानिक आयोग होता है तो इसका संविधान के किसी भाग और किसी अनुच्छेद में उल्लेख होना आवश्यक होता है। तो इस आयोग का उल्लेख भाग 15 में है और अनुच्छेद आर्टिकल 324 से लेकर 329 के बीच में इसके समस्त प्रावधान समाहित किए गए हैं। स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए हम 25 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। और अगले चुनाव काम आयोग ने करवाया वो 1951 में करवाया। तो याद रखिएगा कि स्थापना 50 में हुई और पहले चुनाव जो हुए 1951 में हुए। मुख्यालय नई दिल्ली में है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वतंत्र, स्वायत्त और अर्धन्यायिक संस्थान है, अर्धन्यायिक निकाय है। तो स्वतंत्र और स्वायत्त का तात्पर्य है कि ये कार्यपालिका से स्वतंत्र है। इसे स्वतंत्र निष्पक्ष इसलिए भी कार्यपालिका से रखा गया है ताकि ये भारत में जो चुनाव है उनको निष्पक्ष स्वतंत्र तरीके से करवा सके। फिर ये इसके प्रावधान किससे जो है संचालित होते हैं, तो संविधान में जो उपबंध दिए गए हैं, साथ ही संसद इस संबंध में जो समय समय पे उपबंध बनाएगी उनके अकॉर्डिंग इनके काम होंगे। अब जिन चुनावों की हम बात कर रहे हैं तो हमें देख लें कि किसके किसके चुनाव भारत निर्वाचन आयोग कराता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति, संसद के चुनाव जिसमें दोनों शामिल हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा, साथ ही विभिन्न राज्यों के विधानमंडल जिसमें विधानसभा और विधान परिषद जिन राज्यों में है, इन सभी के चुनावों के लिए देश में भारत निर्वाचन आयोग जो है वो जिम्मेदार है। और इन चुनावों का संचालन या जिसको हम बोलते हैं अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण, ये समस्त इस आयोग के द्वारा किए जाते हैं। एक राज्य निर्वाचन आयोग भी हम पढ़ेंगे आगे। तो राज्य निर्वाचन आयोग का दायरा सीमित है। वो राज्यों के जो स्थानीय जो लोकल बॉडीज़ हैं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, इसी तरीके से ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, इनके चुनाव जो हैं, लोकल बॉडीज़ के चुनाव और पंचायतों के चुनाव, ये राज्य निर्वाचन आयोग करता है। यदि उनको छोड़ दें तो बाकी समस्त चुनाव जिन पे हमने अभी चर्चा किया वो भारत निर्वाचन आयोग कराएगा। अब हम चर्चा करें कि अभी हम इसमें भारत निर्वाचन आयोग के बारे में देख रहे हैं। राज्य निर्वाचन के लिए हम एक पृथक से अलग से वीडियो बनाएंगे। तो भारत निर्वाचन आयोग की संरचना ये होती है कि जब शुरू में संविधान बना था, जब इसका प्रावधान किया गया था, तो सिर्फ एक सदस्य था, मतलब एक मुख्य जो है निर्वाचन आयुक्त होते थे। लेकिन बाद में 16 अक्टूबर 1989 में इसको 1+3 कर दिया गया, मतलब एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और 2 निर्वाचन आयुक्त होंगे जिनको हम बोलचाल में ये अन्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद 89 में किया और 90 में फिर से इसको एक सदस्य कर दिया, मतलब एक एक्सपेरिमेंटल था। बाद में फिर 1 अक्टूबर 1993, तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, 1 अक्टूबर 1993, इससे आयोग को परमानेंटली 3 सदस्य कर दिया गया। मतलब एक रहेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 होंगे निर्वाचन आयुक्त। तो ये डेट ये वाली इंपॉर्टेंट है, 1 अक्टूबर 1993 से, जिस समय से आयोग को त्रिसदस्यीय कर दिया गया। अब बिल्कुल आप ये कोई संशय या दुविधा ना रखें कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और जो अन्य जो 2 निर्वाचन आयुक्त हैं, उनके वेतन भत्ते, उनके कार्यकाल, उनकी शक्तियाँ सब सामान्य हैं। ठीक है। कई लोग अलग सोच लेते हैं कि यार मुख्य का अलग जो है कार्यकाल होगा या अन्य का अलग होगा, तो ऐसा नहीं है। तीनों के जो तीनों सदस्य हैं, चाहे वो मुख्य हों चाहे अन्य निर्वाचन आयुक्त हों, उनके वेतन में, कार्यकाल में, शक्तियों में कोई अंतर नहीं है। निर्णय भी यदि कोई निर्णय लेते हैं तो तीनों के बीच में जो बहुमत होता है, तीनों के बहुमत से निर्णय लिया जाता है। 2-1 का बहुमत हो सकता है। ठीक है। और फिर अंतर क्या है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य में, तो सिर्फ हटाने के तरीकों को लेकर है ना। ये अंतर हम आगे देखेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए जो प्रक्रिया निर्धारित है, जिसे हम सामान्य तौर पर महाभियोग कह देते हैं, उसके द्वारा हटाया जाता है। जबकि अन्य को हटाने का तरीका क्या है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सिफारिश पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं। और दोनों में क्या अंतर होगा, जो आयोग में बैठकों की अध्यक्षता करेगा वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त करेगा, सिर्फ इतना अंतर है। अब हम देखें नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में। तो चाहे वो मुख्य हो चाहे वो अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्त हो, दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
6 वर्ष कार्यकाल इनका है, निश्चित है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो ये इनका कार्यकाल होगा। इसके पहले भी यदि ये त्यागपत्र देना चाहें तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं। इनका जो लेवल है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष है तीनों का, इसलिए इनके वेतन भत्ते भी समान है तीनों के, और ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समकक्ष है। तो जो उनका वेतन होता है 2.5 लाख रुपये प्रति माह, वही इनका वेतन है। अब पद से हटाने की बात करें तो हमने अभी भी पहले भी चर्चा किया है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको हटाने की प्रक्रिया अलग है। उनको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसे हम सामान्य तौर पर महाभियोग कहते हैं, जिसमें संसद के विशेष बहुमत द्वारा इसको हटाया जा सकता है इनको। अब विशेष बहुमत का क्या तात्पर्य होता है? विशेष बहुमत का तात्पर्य होता है कि संसद के जो सदन है जहाँ पे ये लाया जाएगा सिस्टम, उसमें जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत चाहिए और कुल सदस्यों का 50+1 चाहिए। विशेष बहुमत को एक बार मैं और क्लैरिफाई कर दूं, कुल सदस्य, सदन के कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक और उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनका 2/3, दोनों को ज्वाइंट करते हैं तो ये विशेष बहुमत कहलाता है। किस आधार पर हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा सकते हैं? तो दुर्व्यवहार पर, अक्षमता पर या पद के दुरुपयोग की स्थिति में हटाया जा सकता है। जबकि हम 2 अन्य जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनके हटाने की बात करें तो उनको हटाना थोड़ा आसान है। उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति तभी हटाएंगे जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त सिफारिश इस बात की करें। अब हम देखेंगे निर्वाचन आयोग के कार्य। तो पहला कार्य वही है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, जैसा कि अभी पूर्व में चर्चा हुई, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदन और विधानमंडल के दोनों सदनों का चुनाव कराते हैं। और क्या है? चुनाव प्रक्रिया से संबंधित समस्त कार्य, जैसे निर्वाचन, नामावली तैयार करवाना, फिर मतदाता परिचय पत्र बनवाना, एपिक कार्ड जिसको हम कहते हैं, फिर मतदान केंद्रों की व्यवस्था करना, फिर वहाँ मतदान की व्यवस्था करना, फिर मतगणना की व्यवस्था करना, आदर्श आचरण संहिता, प्रत्याशियों की खर्च की सीमा निर्धारित करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चाहे इसके बाद वो यदि वो राज्य स्तरीय है तो वो राज्य स्तरीय के तौर पर मान्यता, राष्ट्रीय स्तर है तो राष्ट्रीय स्तर के रूप में मान्यता, चुनाव चिन्हों का आवंटन करना, ये समस्त कार्य हैं। साथ ही जो परिसीमन आयोग है, जो एक सीमांकन आयोग होता है, हमें पता है कि चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, इस तरीके से इनका जो डिवाइडेशन किया जाता है इनके संसदीय और जो है विधायकों के क्षेत्रों का, कि एक निश्चित जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर सकें। इसलिए समय समय पे क्या होता है, परिसीमन आयोग बनाए जाते हैं। सामान्यतः 10 साल के बाद नियम है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर 10 साल के बाद बने, कभी कभी बना जाते हैं। तो जब भी परिसीमन आयोग बनाए जाएंगे तब निर्वाचन आयोग के जो हैं मेंबर, ये पदेन सदस्य उस परिसीमन आयोग में बनाए जाते हैं, क्योंकि इनका भी काम उनसे रिलेटेड है। फिर अब हम एक चीज़ और करें, जब चुनाव की अधिसूचना की बात आती है तो चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करेंगे, याद रखिएगा, लेकिन चुनाव आयोग से परामर्श के बाद जारी करेंगे। लेकिन जारी करेंगे कौन अधिसूचना? राष्ट्रपति। फिर आगे के काम, जैसे तिथियों की घोषणा, फिर नामजदगी करना, फिर नामांकन पत्र में जिसको हम बोलते हैं दाखिल करना, फिर नामांकन पत्र की जाँच, फिर उसको वापसी, चुनाव का संचालन, ये समस्त कार्य चुनाव आयोग करेगा, निर्वाचन आयोग जिसको कहेंगे। लेकिन अधिसूचना की बात आएगी तो कौन करेंगे? राष्ट्रपति। कुछ अर्धन्यायिक कार्य भी हैं निर्वाचन आयोग के, इसमें हमें 2 आर्टिकल याद रखना है। एक है आर्टिकल 103 और दूसरा है 192। तो होता यह है कि जैसा आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि यदि कोई संसद सदस्य उनकी अयोग्यता के संदर्भ में प्रश्न उठता है, दल बदल को छोड़ के, यदि दल बदल को लेकर अयोग्यता की बात आती है तब तो सदन के अध्यक्ष करते हैं इसका निर्णय। दल बदल के अलावा अन्य किसी बात को लेकर जब संसद के सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण करना है तो राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति किसके परामर्श से करेंगे? चुनाव आयोग के परामर्श से करेंगे। तो ये चुनाव आयोग का अर्धन्यायिक कार्य हो गया, मतलब संसद सदस्यों की अयोग्यता के संदर्भ में राष्ट्रपति को परामर्श देना। आर्टिकल याद रखिएगा 103। इसी तरीके से जब विधायकों की बारी आएगी किसी राज्य में तो विधायकों की अयोग्यता के संबंध में राज्यपाल को निर्णय देगा निर्वाचन आयोग, और इसका आर्टिकल रहेगा 192। कुछ अन्य कार्य देख लें हम, जैसे राजनीतिक दलों का विभाजन होता है, विलय होता है, उससे संबंधित विवादों का निपटारा, मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण जैसे स्वीप प्लान जो चलते हैं, हिंसा या बूथ कैप्चरिंग यदि हो गई है तो चुनाव रद्द कराना संबंधित जगहों में, प्रक्रिया में सुधार से संबंधित बहुत सारे कार्य, ये समस्त कार्य निर्वाचन आयोग करता है। अब हम निर्वाचन आयोग की शक्तियों देखें तो चूंकि ये संवैधानिक निकाय है, इनको सिविल न्यायालय
के दर्जे की शक्तियां प्राप्त हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति को ये सम्मन जारी कर सकते हैं निर्वाचन के संबंध में, साथ ही किसी भी विभाग से कोई भी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अर्धन्यायिक शक्तियों के बारे में हमने बात अभी कर ही ली, आर्टिकल 103 और आर्टिकल 192। निर्वाचन आयोग की भूमिका काफ़ी नवीन हो गई है, बदल गई है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गई है। क्यों? क्योंकि अब सरकारें गठबंधन वाली बन रही हैं। पहले क्या होता था, 5 साल में ही फिक्स समय पे चुनाव होते थे, तो आयोग के पास काम कम था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी आप देखें 1996 से 99 के बीच में 3 बार लोकसभा के चुनाव हुए स्पीडली। साथ में राज्यों में तो कहीं ना कहीं चुनाव होते ही हैं, कभी कभी 5 राज्यों में किसी वर्ष चुनाव होते हैं, अगले साल फिर तो चुनाव आयोग का काम हमेशा चलता रहता है, इसलिए इसकी भूमिका इम्पॉर्टेंट है। साथ ही चुनाव में जाति और धर्म के मुद्दे भी बहुत ज़्यादा जो है आज आने लगे हैं आजकल। तो ऐसी स्थिति में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराना एक काफ़ी टेढ़ी खीर होती जा रही है। ऐसे में आयोग की भूमिका भारतीय राजनीति में हम बात करें तो अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। एक आपने सुना होगा आदर्श चुनाव आचार संहिता, ये भी जिसको हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, इसका पालन कराना भी निर्वाचन आयोग का काम है। इसमें क्या होता है, इसलिए ये आचार संहिता निर्धारित की जाती है ताकि सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर मिल सकें। ऐसा नहीं कि जिस दल की सरकार है वो कोई फ़ायदा उठाए, तो सभी को समान अवसर मिले, सभी दलों को, सभी व्यक्तियों को, इसलिए आचार संहिता की जो है बात की जाती है। बात तो 1960 से शुरू कर दी गई थी, लेकिन प्रभावकारी रूप में 1990 के बाद ही आई है। अब कुछ बातें देख लें कि इसके तहत क्या क्या किया जाता है। जैसे एजेंट जो है, प्रतिनिधि जो होते हैं, जिनको एजेंट कहते हैं, उनको पहचान पत्र जारी करना, मतदान के दिन और मतदान के 24 घंटे पहले शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध। 24 घंटे पहले प्रचार जो है, सार्वजनिक तौर पर जो प्रचार होता है उसकी भी परमिशन नहीं होती। कोई किसी भी चीज़ का शिलान्यास जब आचार संहिता लागू हो जाती है तो आप देख लेते हैं कि जो सत्ताधारी दल है, जो सरकार है, उस पर कई प्रकार के प्रतिबंध हो जाते हैं, है ना। मंत्री जो है वो शासकीय दौरा नहीं कर सकते प्रचार के तौर पे। किसी प्रकार का अनुदान या कुछ अन्य योजनाएं जो चुनाव में फर्दर प्रभावित करें, ऐसी कोई चीज़ नहीं की जा सकती। अब हम भारत के प्रमुख कुछ मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की बात कर लें तो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। इनकी कारावधि जो थी 1950 से लेकर 58 तक थी। ठीक है, फिर हमने इस पे उनका भर लिखा है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। प्रथम पूछता है वो हो गया। फिर TN सेशन, इनका 90 से लेकर 96 कारावधि थी। ये बहुत ज़्यादा जो है चर्चित थे। आपको पता है कि भारत में जो चीफ इलेक्शन कमीशन की बात की जा रही है, जब कि भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को तो कोई जानता ही नहीं था, लेकिन TN सेशन ने इस तरीके के काम किए। इन्होंने समस्त मतदाताओं के लिए एपिक कार्ड की व्यवस्था की, मतदाता परिचय पत्र की बात की। ये एक नई चीज़ थी उस समय, तो काफ़ी जो है इन्होंने काफ़ी प्रयास किए चुनाव में सुधार के लिए, इसलिए इनका नाम अभी भी लोग लेते हैं, TN सेशन। और बाद में राष्ट्रपति इलेक्शन में भी खड़े हुए थे लेकिन हार गए थे। SY कुरैशी, जिनकी अवधि 2010 से 2012 तक रही है, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रथम मुस्लिम जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं बनने वाले। और अभी वर्तमान में अप्रैल 2021 से सुशील चंद्रा इस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात है यदि हम कर लें तो हमने पहले भी पढ़ा था कि 324 से लेकर 319 तक अनुच्छेदों में इसका उल्लेख है। 324 में फर्दर डिवाइडेशन है, तो हम 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट देख लें इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल 324 एक में सिंपल चीज़ लिखी हुई है कि जो चुनाव कराएंगे निर्वाचन आयोग उसका अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण करेंगे। 324(2) में लिखा है कि कितने जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त के अतिरिक्त कितने रहेंगे, इसकी संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति संसद की अनुमोदन पे करेंगे, स्वतंत्र नहीं करेंगे, है ना, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। 324(4) में प्रादेशिक आयुक्तों की बात की गई है। जब हम देखते हैं कि विधान परिषद के चुनाव हो, विधानसभाओं के चुनाव हो, है ना, राज्यसभा के चुनाव हो, तो इसके लिए चुनाव आयुक्तों की सहायता के लिए प्रादेशिक चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं और ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। इसका उल्लेख 324(4) में है। और 324(5) में निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों के बारे में है कि पद के दौरान किसी प्रकार के अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे, संचित निधि से वेतन उनको दिया जाएगा, है ना, ताकि वो स्वतंत्र निष्पक्ष बने रहें। 325 भी याद रखें कि धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग के आधार पर निर्वाचन नामावली मतलब वोटर लिस्ट में किसी को निषेध नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि इन आधारों पे उसको शामिल ना किया जाए, या ऐसा भी नहीं हो सकता कि इन आधारों पे किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में शामिल किया जाए। ये चीज़ें हैं। 326 में क्या है, वयस्क मताधिकार पे जो है चुनाव कराए जाएंगे। जैसे पता है पहले 21 वर्ष थी निर्वाचन जो वयस्क की मतदाता जिसको बोलते हैं मतदाता बनने के लिए। 61वें संविधान संशोधन 1989 में इसको घटा के कितना कर दिया गया, 18 वर्ष। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है
निर्वाचन सुधारों के बारे में हम बात देख लें तो अभी हमने ये 61वां संविधान संशोधन की बात किया, जिसमें 21 से घटा के मतदाता के लिए 18 एज किया था। फिर फोटो युक्त परिचय पत्र लाए गए, ईवीएम लाई गई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये भी व्यवस्था की गई कि 2 से अधिक क्षेत्रों में, निर्वाचन क्षेत्रों से अधिक पे, अभी भी 2 क्षेत्रों से कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन पहले क्या होता था 3-4 जगह से एक साथ लड़ते थे। तो अब ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई, अब सिर्फ 2 जगह से कर सकते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए अनुमोदक और प्रस्तावकों की व्यवस्था की गई। पहले क्या था कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण चुनाव भी कोई भी व्यक्ति लड़ सकते थे, लेकिन जब से 97 से राष्ट्रपति के लिए 50-50 अनुमोदक प्रस्तावक और उपराष्ट्रपति के लिए 20-20 अनुमोदक प्रस्ताव किए गए, तो इनमें संख्या में काफ़ी कमी आई। वीवी पैट की बात की गई, जिस पे हम अब जस्ट आगे बात करेंगे। नन ऑफ द एबव की बात की गई कि हम नोटा की बात की गई, जी हम इनमें से यदि कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है तो हम नोटा का उपयोग कर सकते हैं। एग्जिट पोल पे प्रतिबंध की बात की गई, क्योंकि वो चुनाव को इनडायरेक्टली प्रभावित करते थे। महिलाओं के लिए स्पेशल बूथ बनाए जाने लगे, जिसको हम पिंक बूथ कहते हैं। जीपीएस बेस्ड ईवीएम की बात हुई और राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाने लगा, ताकि हम मतदाताओं को एक राजनीतिक शिक्षा दे सकें और उनको जागृत कर सकें, ताकि हमारे मतदान का प्रतिशत बढ़ जाए। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे हम वीवीपैट की बात हमने किया था अभी, तो वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइबल पेपर आईडी ट्रेल। एक ये प्रकार की प्रतिपुष्टि या कन्फर्मेशन है, जैसे ही आप मत देते हैं ईवीएम के थ्रू, तो आपको पता चले कि हाँ आपने किस प्रत्याशी को किस चिन्ह पे दिया है, तो ये ईवीएम से कनेक्टेड होता है और उसमें उस प्रत्याशी का नाम और उसका चिन्ह आ जाता है, और आपको ये कुछ सेकंड के लिए दिखाई देता है, जिससे आपकी पुष्टि होती है कि हाँ आपने पर्टिकुलर इसी को दिया, आप सेटिस्फाई हो जाते हैं और बाद में वो पर्ची वहीं गिर जाती है। बस इतना ही है। यदि मतगणना के दौरान कोई विवाद की स्थिति निर्मित होती है तब इनका उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि फिर एक अमिट स्याही की बात है, जो आप जैसे आप देखते हैं उंगली में जो स्याही लगाते हैं, जो सिल्वर नाइट्रेट होता है, जो कि प्रकाश के संपर्क में आने के बाद जो है वो जल में अविलीय हो जाता है ना, और एक निशान काला सा बन जाता है। तो याद रखिएगा, कभी कभार पूछ सकता है, सिल्वर नाइट्रेट की बात है। फिर जो अधिसूचना चुनाव के बारे में थी वो याद रखिएगा, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 की धारा 14 के तहत जारी की जाती है। कई चुनाव सुधार समितियां भी भारत में बनी हैं, है ना, जैसे जिसमें दिनेश गोस्वामी समिति है, इंद्रजीत गुप्ता समिति है, इंपॉर्टेंट है, भी याद रखिएगा। और चुनाव सुधारों के तहत एक चीज़ है कि पेड न्यूज़ की जो बात है, पेड न्यूज़ पे प्रतिबंध लगा दिया गया है ना, ताकि किसी दल विशेष को या किसी व्यक्ति विशेष को इम्पोर्टेंसी ज़्यादा ना मिले, है ना, उसके फेवर में काम ना हो सके। खर्च की सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। लोकसभा के लिए अधिकतम सीमा 70 लाख है और विधानसभा के लिए 28 लाख है। लेकिन कुछ विशिष्ट राज्य हैं जो नॉर्थ ईस्ट के, और कुछ विशिष्ट राज्य हैं, ये कुछ यूनियन टेरिटरी भी हैं, उनके लिए सीमा डिफरेंट है। लोकसभा में उनके लिए 54 लाख है और विधानसभा में 20 लाख है। तो इसमें समस्त प्रश्नों को समावेश करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम राज्य निर्वाचन आयोग पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।